वीडियो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूपी जीके की, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में हम जानेंगे। बिंदुवार तथ्यों का संग्रह है इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर कवर किया गया है जो कि आपके यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपीपीएससी का एग्जाम हो, सभी जगह आपका ये वीडियो काम आएगा। तो इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। देखते हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी की बात करें तो लखनऊ राजधानी है। उत्तर प्रदेश की नवाबों की नगरी कहा जाता है लखनऊ। स्थिति की बात करें तो अक्षांश, उत्तरी अक्षांश जो है आपका 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है, और 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 देश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थिति होती है। सीमावर्ती प्रदेश की बात करें तो उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, उत्तर पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार और झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, और दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये इसके सीमावर्ती प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है यहाँ के राम नाईक। तो जैसा कि यूपी है तो यहाँ पर राम जी की चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यूपी में राम नाईक राज्यपाल हो गए, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनको जो है कोई भूल ही नहीं सकता योगी आदित्यनाथ को, जो कि यूपी के भी आपके चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि सीएम है, मुख्यमंत्री हैं वहां के। संभागों की बात करते हैं तो संभागों की संख्या है 18। कितनी होगी संभागों की संख्या? 18। अब संभाग हैं तो जिलों की भी बात होगी। जिलों की संख्या है 75। तहसीलों की संख्या 312 तहसीलें पाई जाती हैं। शहर एवं नगरों की संख्या है 689, 689। विकास खंडों क्या है आपके 820। नगर निगम की बात करें तो 16 नगर निगम है। विधानमंडल जो है यहाँ का द्विसदनात्मक है विधानमंडल। जो विधानसभा है ना, विधानमंडल है तो विधानसभा होगी। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर है 403 प्लस 1, यानी कि 404। टोटल है 404, और जो एक है ये एंग्लो इंडियन है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या की बात करें तो 99 प्लस 1, यानी कि टोटल 100, और जो एक है ये एंग्लो इंडियन है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 80 है, जो कि सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, जो कि ज्यादा है। तो ये जो सदस्यों की संख्या का जो आवंटन होता है, ठीक है, आवंटन जो किया जाता है, इसमें क्या होता है कि जनसंख्या के हिसाब से ये सीटों का आवंटन होता है। इसलिए यूपी की जनसंख्या जैसा कि सबसे ज्यादा है, तो इस कारण से यहाँ पर इनको सीटें ज्यादा दी गई हैं। बात करते हैं हम उच्च न्यायालय की। तो यहाँ का नवा जो हाई कोर्ट है आपका वो इलाहाबाद में है, और खंडपीठ इसका एक भाग जो लखनऊ में भी आपको मिलेगा। भाषा की बात करें तो भाषा जो है मेनली हिंदी है, लेकिन उर्दू को भी वहां पर दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि नवाबों की नगरी कही जाती है लखनऊ, इसलिए उर्दू का भी वहां पर वर्चस्व थोड़ा सा ज्यादा। राजकीय पशु की बात करें तो 12 सिंगा है राजकीय पशु। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, पशु, पक्षी, पेड़ और पुष्प, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हर राज्य के। तो राजकीय पशु हो गया 12 सिंगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रॉन्च, ठीक है, सारस या फिर क्रॉन्च। राजकीय पेड़ की बात करें तो अशोक का पेड़ है वहां का राजकीय पेड़। राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो पलाश जो है राजकीय पुष्प है वहां का। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछली एवं तीर कमान। राजकीय चिन्ह क्या है? मछली एवं तीर कमान। राजकीय खेल जो है हॉकी को वहां पर राजकीय खेल का दर्जा मिला हुआ है। प्रदेश की स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर हम विधिक स्थापना की बात करें तो जो विधिक स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में। तो ये दोनों चीजें जो हैं अलग अलग हैं, जो आपको याद रखना है। अब राज चिन्ह की जो बात कर लेते हैं हम, तो राज्य चिन्ह जो है उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह सन 1938 में स्वीकृत किया गया था, और इस चिन्ह में प्रयुक्त प्रतीक एवं उनका तात्पर्य जो है निम्न प्रकार है। देखिए कैसे ये चिन्ह आप देख सकते हो। इसमें देखिए जो आपका तीर धनुष बना हुआ है, क्योंकि राम जी की नगरी कहा जाता है तो तीर धनुष राम जी से रिलेटेड है। ये दो मछली जो है, ये जो है मुस्लिम प्रशासन का प्रतीक है। जो मछली है मुस्लिम प्रशासन का प्रतीक है। और ये 3 धाराएं जो आपको दिख रही हैं, ये देखिए ये 3 धाराएं जो आपको दिख रही हैं मिलती हुई, तो ये संगम का प्रतीक है, गंगा यमुना का। और वैसे तो सरस्वती का भी संगम माना जाता है, लेकिन सरस्वती अब जो है विलुप्त हो चुकी है। तो 3 नदियों का यहाँ पर संगम जो है दिखाया गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती का।
तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अवध में मुस्लिम शासन की जो प्रतीक है 2 मछली, तीर धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है, बनी सी बात है, श्री राम जी की नगरी अयोध्या, 3 तरंगे गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। तो ये चीजें जो है आपको कभी कभी डिटेल पूछ लेता है कि इसमें इसका क्या अर्थ होता है। अब बात करते हैं हम इसके भौगोलिक दृष्टि पे एक नजर डालते हैं। किस पे? भौगोलिक दृष्टि पे। तो भौगोलिक दृष्टि ऐसी है हमारी कि क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल देखिए कितना है, लगभग 2,40,928 किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो वर्ग किलोमीटर में आएगा। तो लगभग में आप इसको बोल सकते हो 2,41,000 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या की बात करें तो लगभग 20 करोड़ के पास है, यानी कि 19,95,81,477 2011 की जनगणना के अनुसार। तो लगभग आप बोल सकते हो कि 20 करोड़ वहां की जनसंख्या है, जिसमें से पुरुषों की बात करें तो लगभग जो है ये 10,46,00,000 के आसपास है, यानी कि 10,45,96,415। महिलाओं की बात करें तो 9,49,85,062, यानी कि इसको भी अप्रोक्स में आप बात करो तो बोल सकते हो कि 9,50,00,000 के आसपास है। कुल ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितनी, टोटल हमने कितना पढ़ा था, मतलब 20 करोड़ के आसपास पढ़ा, लगभग 20 करोड़। अब यहाँ पे ग्रामीण देखिए 15,51,11,022। तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या में पुरुषों की बात करें तो 8,10,44,655। ग्रामीण जनसंख्या में महिलाओं की बात करें तो 7,40,66,367। कितना? 367। तो ये वहां की जो है 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ये आंकड़े यहां पर आए हुए हैं। ठीक। कुल शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो शहरी जनसंख्या कितनी होगी, अगर इसमें से आप घटा दोगे तो देखिए 4,44,70,455 2011 की जनगणना के अनुसार। अब शहरी जनगणना में भी पुरुष और महिलाओं की बात की गई है, तो ये है 2,35,51,760। और महिलाओं की बात करें तो 2 करोड़, ठीक है, 2,09,18,695। तो ये जो है फैक्चुअल डेटा है। वैसे इतना डिटेल में देखिए आपसे क्षेत्रफल पूछ सकता है और कुल जनसंख्या पूछ सकता है, या फिर पुरुषों की भी पूछ सकता है। बाकी ये ग्रामीण और ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। हाँ, पीएससी वगैरह में अगर स्पेशल पूछा जाए तो पूछा जा सकता है। लेकिन अगर कांस्टेबल की बात करें, जो अभी कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है या टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें इतना डीप में ये डेटा नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं 2001 से 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दर की बात करें तो यहां पर 20% की जो वृद्धि बताई जा रही है। 2001 में जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो 10 सालों में 20% की यहां पर वृद्धि मानी गई, यानी कि 20.09%। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% लगभग, यानी 16.49, यानी कि लगभग 16.5% जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो 22.28 है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान प्रथम है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है भारत में प्रथम है। जनसंख्या घनत्व तो 828। लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 महिला पर 908, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर 908 महिलाएं हैं, यानी कि 908 जो है 1000 पे हैं, यानी कि जो आपके 92 है पुरुष, उनके लिए वहां पर लड़की नहीं है। 900 लोगों को तो मिल जाएगी, 908 को तो मिल जाएंगे, लेकिन जो 92 बचे उनके लिए वहां पर नहीं है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात है 914 और शहरी लिंगानुपात 8,888, 888। तो ये डेटा हमारे पास है। देखिए अब आयु वाइज पूरा बताते हैं। यहाँ पर देखिए मेनली जो है जनगणना को फोकस किया गया है इस वीडियो में, पूरा डिटेल मैंने आपको डेटा यहाँ पर बताया हुआ है। तो देखिए क्या है, अगर हम बात करें 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की कुल जनसंख्या, तो वो है 2,97,28,235, लगभग 14.89%, जिसमें बालक है 1,56,53,175, बालिकाएं हैं 1,40,40,75,060। अब 0 से 6 वर्ष के आयु के ग्रामीण बच्चे हैं, देखिए 2,42,48,066, बालक हो गए 1,27,36,36,68
और यहाँ पर बात करें बालिकाएं तो 1,15,11,998। तो देखिए इन डेटा को आपको याद नहीं करना है, वो बस मैं आपको एक समझा रहा हूँ, चीजें बता रहा हूँ कि इतना इतना 2011 की जनगणना में आपको चीजें मिला है। फैक्चुअल डेटा है, इसको आप याद नहीं कर सकते, इतने डिटेल में ये आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर कोई याद करने की कोशिश करे तो उसको आसानी रहे। 0 से 6 वर्ष आयु के जो शहरी बच्चे हैं उनकी कुल जनसंख्या की बात करें तो वो है आपका 54,80,169। बालक हैं उसमें से 29,17,107 और बालिकाओं की बात करें तो वहां पर है 25,63,062 बालिकाएं ग्रामीण में, शहरी बच्चों में, सॉरी। अब देखिए 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिंगानुपात की बात करें तो वो है 899 और शहरी बच्चों में लिंगानुपात बात करें तो 800 लगभग 80 यानी कि 879 और ग्रामीण बच्चों में लिंगानुपात जो है, देखिए ये जो था ये टोटल लिंगानुपात था, है ना, यानी कि पूरे राज्य की। अब राज्य में शहरी बच्चों का और ग्रामीण बच्चों का अलग अलग, ग्रामीण बच्चों में 904। अब देखिए साक्षरता की अगर बात करें, ये फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये पूछे जाएंगे, तो ये मैं यहाँ पे IMP लिख दे रहा हूँ। अब जो डेटा बता रहा हूँ इनको आपको याद रखना पड़ेगा, IMP है। देखिए जैसे कि कुल साक्षरता याद ही रखनी पड़ेगी, लगभग 70%, 69.72, यानी कि इसको 70% बोल सकते हो अगर ऑप्शन में परफेक्ट डेटा नहीं दिया है तो। उसमें से पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता है लगभग 79.25%, यानी कि 79.24%। महिला साक्षरता है लगभग 60 के आसपास, यानी कि 59.26। तो ये तीनों डेटा बिल्कुल याद होना चाहिए। कुल साक्षरता 69.72, पुरुष साक्षरता 79.24 और महिला साक्षरता 59.26। यहाँ पे देखिए ग्रामीण साक्षरता यहाँ पे बहुत अच्छी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो 69.55 है टोटल, बिल्कुल थोड़ा सा 2% बस कम है आपके कुल साक्षरता से। और ग्रामीण साक्षरता में अगर हम बात करें तो ग्रामीण पुरुष जो साक्षरता की दृष्टि से देखे जाए तो 78.48, मतलब लगभग 1% की कमी हो रही है यहाँ पर आपके जो कुल साक्षरता से। तो ग्रामीण साक्षरता यहाँ पर अच्छी है। ग्रामीण महिला साक्षरता की बात करें तो 55.61%। शहरी में बात करें तो देखिए शहरी में है 77.1 टोटल, पुरुष साक्षरता है 81.75 और शहरी महिला साक्षरता है 71.68। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं का यहाँ पे शिक्षण प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जागरूक हैं लोग, यहाँ पे महिलाओं की भी शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं यूपी में। तो ये डेटा जो है कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब जो ये फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ ये और इम्पोर्टेंट है, इसमें जो चीजें हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है यहाँ का गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है खीरी। क्या है? खीरी है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर। संत रविदास नगर जो है न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगरी। तो बनी सी बात है, गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बहुत ही बुद्धि व्यक्ति थे, भगवान का दर्जा उनको मिला, तो वो जगह साक्षर जरूर होगी। तो गौतम बुद्ध नगर साक्षरता में सबसे ज्यादा 90%। सर्वाधिक महिला साक्षरता तो है गाजियाबाद। गाजियाबाद में सर्वाधिक महिला प्रतिशत। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका ललितपुर, जो कि आपके एमपी से टच में है। और बात करें तो मतलब वहाँ एमपी से आपको थोड़ा सा ये पास पड़ेगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो आपका है गाजियाबाद। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर 1018 और न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर 852। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता ज्यादा है लेकिन लिंगानुपात की कमी है और जौनपुर में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। अब भाषाओं की बात करते हैं तो भाषा जो है वहां की क्या है? हिंदी भाषा हमको मिलेगी हिंदी। और प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो प्राकृतिक प्रदेश में देखिए 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है। तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिणी पठार। क्या क्या किया गया है? तराई प्रदेश और गंगा यमुना का जो है मैदानी प्रदेश और दक्षिण का
पठारी प्रदेश। प्रमुख नदियों की बात करें तो मेनली गंगा और यमुना है, फिर उसके बाद और चीजें हैं, राम गंगा है, काली या शारदा है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी, ठीक है, चंबल नदी, बेतवा, सिंध, केन, ये सभी नदी वहां। तो मेनली आपको याद रखना है कोसी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब चीजें, गंडक भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है। अब नदी के किनारे कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों और तीर्थ स्थलों की बात करते हैं। तो जैसे गंगा के किनारे आपका गढ़मुक्तेश्वर, राजघाट जैसे नरौरा, और सोरों, बिठूर, फर्रुखाबाद, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी और गाजीपुर। तो जिसमें से सबसे फेमस है आपका वाराणसी, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लोग वहां पर जाते हैं, बनारस। यमुना के किनारे देखिए मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, बटेश्वर है, कालपी है और कौसाम्बी है। तो ये जो है यमुना, तो इसमें इंपॉर्टेंट है मथुरा, वृंदावन, आगरा, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा यमुना के संगम पर जो बसा हुआ है इलाहाबाद, जिसको हम प्रयाग भी बोलते हैं। गोमती के किनारे बसा हुआ है लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। घाघरा, जिसको हम सरयू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, ये तो सभी को याद होगा, अयोध्या राम जी की नगरी। तो ये आपको याद रखना है, जो सरयू नदी के किनारे अयोध्या पूछा जाता है। गंगा जमुना के संगम पे कौन सा जो उनका जिला बसा हुआ है, कौन सा प्रदेश, उनका जो प्रमुख नगर बसे हुए हैं वो पूछे जाता है, तो इलाहाबाद। यमुना के किनारे मैंने बताया आपको मथुरा, वृंदावन, आगरा, ये सब चीजें यहाँ पर है। गंगा के किनारे मेनली बनारस जो है फेमस है इसके लिए, बाकी और चीजें भी हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा जलवायु के बारे में। तो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं यहाँ पर मेनली, जैसे कि देखिए ग्रीष्म काल, वर्षा और शीत, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। प्रदेश में वर्षा जो है भाग की बात करें तो तराई भाग में जो था 100 से 150 सेंटीमीटर, मैदानी भाग गंगा जमुना का है वहां 60 से 100 सेंटीमीटर, और पठारी भाग पर 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। तो ये फैक्ट जो है यहाँ पर आईएमपी है। तापमान की बात करते हैं तो सर्वाधिक तापमान आगरा में अधिकतम 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है, या सेल्सियस तक आपका यहाँ पर इसको दर्ज किया गया था 1994 में। और अधिकतम की बात करें तो 43 से 45 डिग्री जो है मई जून में अधिकतम यहाँ का टेम्परेचर होता है। न्यूनतम 3 से 4 डिग्री यहाँ पर दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो तापमान से रिलेटेड थे, वर्षा से रिलेटेड थे, जो मैंने यहाँ पे बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रदेश में वर्षा तराई के भाग में जो है 100 से 150, मैदानी भाग में 60 से 100, पठारी भाग में 50 से 80। और राज्य का सर्वाधिक ताप की बात करें तो आगरा में अधिकतम जो अंकित है आपका कितना 49 सेंटीग्रेड, जो 1994 में अंकित किया गया था। वनस्पति की बात करें तो देखिए कि उच्च श्रेणियों के वन हिमालय की, और हिमालय में नम शीतोष्ण वन, उपोष्ण कटिबंध वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियां। वन क्षेत्र देखिए ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों, वन क्षेत्र कितना है यहाँ पर 9.06% है, जो कि है 21,833 यानी कि 21,833 वर्ग किलोमीटर में वहां पर वनों का फैलाव माना जाता है, या फिर जो सरकार की रिपोर्ट है उसके अनुसार इतने में वहां पर वन हैं। खनिज की बात करते हैं तो खनिज की बात करें, खनिज पदार्थ है चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, तांबा, जिप्सम, कांच, संगमरमर और फॉस्फोराइट। चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, तांबा, जिप्सम, कांच, संगमरमर और फॉस्फोराइट। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर है आपका मिर्जापुर, डोलोमाइट मिर्जापुर और जो है बांदा में मिलता है, कोयला मिर्जापुर में मिलता है, सिलिका बालू इलाहाबाद में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तांबा ललितपुर में मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइड बांदा और बनारसी में, पायरोफिलसाइड झांसी और हमीरपुर में, संगमरमर मिर्जापुर में, और एंडालासाइट मिर्जापुर में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ सिलिका बालू पूछा जाता है इलाहाबाद में, तांबा ललितपुर में, चूना पत्थर जो है मिर्जापुर में, और डोलोमाइट भी आपको मिर्जापुर में। तो ये 4 चीजें, डोलोमाइट, चूना पत्थर, सिलिका बालू और तांबा, ये आपको याद रखना है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट बताना मेरा काम है। फसलों की बात करते हैं तो फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलों में है गेहूं,
चना, चावल, जौ, मक्का, बाजरा। नकदी फसलों की बात करें तो कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों, तंबाकू, ये सब चीजें जो है नकदी फसलों के अंदर आती है, जो वहां की प्रमुख फसलों के नाम है। गेहूं की बात करें तो देखिए मेनली मेरठ, मुजफ्फरनगर, इटावा, बुलंदशहर, तो सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा और मैनपुरी में मेनली होता है। गन्ना की बात करें तो गोरखपुर, देवरिया और मेरठ में गन्ना की खेती की जाती है। चावल की बात करें तो सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, जयप्रकाश नारायण नगर जिसको बोला जाता है, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ और बलिया में जो है चावल होता है। तंबाकू की बात करें तो मेरठ, एटा, वाराणसी और ये जो फर्रुखाबाद है, उसके बाद बुलंदशहर, यहाँ पे तंबाकू होता है। कपास जो है कानपुर में होगा, उसके बाद बुलंदशहर है वहां पर, तो इन सब जगहों पर पाया जाता है। मथुरा, अलीगढ़ और पटसन की बात करें तो पटसन जो है देवरिया और गोरखपुर में पटसन आपको मिलेगा। तो ये मेनली जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन कौन सी फसलें कहाँ पर होती हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख फल की बात करें तो फल इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे कि आम है, यहाँ पर आम फलों का राजा, अमरूद, संतरा, माल्टा, नींबू, लीची, सेब और सफतालू। ठीक है, अब आम जो है मलिहाबाद, लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर इन सब जगहों पे होता है। संतरा सहारनपुर, माल्टा जो होता है वो मेरठ, वाराणसी में होता है। नींबू सहारनपुर, मेरठ में। अमरूद इलाहाबादी अमरूद सबसे फेमस है कि इलाहाबादी अमरूद है, तो अमरूद इंपॉर्टेंट हो गया। लीची है सहारनपुर में, और सफतालू की बात करें तो सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर और लखनऊ में होता है। तो ये जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मेनली अमरूद जरूर याद रखिएगा, इलाहाबादी अमरूद। मिट्टी, मिट्टी की बात करें तो पहला है कौप मिट्टी, यानी कि मैदानी भाग में, जिसको कापू मिट्टी भी बोला जाता है। पुरानी कौप यानी कि बांगर, और नवीन कौप यानी कि खादर। तो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी, तो ये यहाँ पर मेनली पाई जाती है, जो कि उपजाऊ बहुत होती है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी, जिसको हम लेटराइट बोलते हैं, पठारी भागों में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मिट्टी के बारे में, बांगर और खादर। सिंचाई नलकूप, कुएं, तालाब और नहरों के द्वारा होती है। तो प्रमुख जो है नहरें और उनकी योजनाएं, तो देखिए ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, बेतवा नहर, केन नहर, धसान नहर, पश्चिमी गंडक नहर, मिर्जापुर नहर, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर, नारायणपुर पंप नहर, पूर्वी गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, देवहटी पंप नगर, माता टीला बांध, राजघाट बांध परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। राजघाट बांध परियोजना, सरयू नहर, और उसके बाद बात करें यहां पर तो बाणसागर नहर, तो ये बाणसागर हो गया। और उसके बाद राजघाट बांध परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। बाणसागर जो है और ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाणसागर और राजघाट परियोजना। बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट, मेन है राजघाट और बाणसागर। जल विद्युत केंद्र है मोहम्मदपुर, खातिया, पथरी, रिहिंद, माता टीला, ओबरा, छिबड़ू, कुलहल, रामगंगा, छिल्ला, कोदाड़ी। और बात करें मनेरी, भाली की, तो ये चीजें यहां पर है। ताप विद्युत केंद्र है हरदुआगंज, पनकी, ओबरा, परीक्षा, अनपाड़ा, टांडा और ऊंचा हार, यह है ताप विद्युत केंद्र। परमाणु विद्युत योजना, ये इंपॉर्टेंट है, नरौरा, बुलंदशहर, ये इंपॉर्टेंट है नरौरा, ये पूछा जाता है। नरौरा परमाणु विद्युत योजना कहां पर है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। बहुउद्देशीय योजनाएं, ठीक है, बहुउद्देशीय योजनाएं की बात करें तो रहिंद बांध, शारदा परियोजना, रामगंगा परियोजना, माता टीला गंडक परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, मध्य गंगा नहर परियोजना, शारदा सहायक परियोजना, गोविंद बल्लभ सारक जो सागर परियोजना है, और राजघाट परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, भौदहन बांध परियोजना, ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आते हैं। उद्योग और धंधे की अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए क्या क्या चीजें हैं। सूती वस्त्र, चीनी, क्योंकि गन्ना होता है तो चीनी होगा। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सलाई, साइकिल, कागज, सीमेंट, वनस्पति घी, इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, एल्यूमिनियम, हथकरघा और कुटीर उद्योग यहाँ पर फेमस है। जैसे चीनी उद्योग की बात करते हैं तो चीनी उद्योग 105 मिले हैं टोटल। देवरिया, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मेरठ और शाहजहांपुर
पुर के अंतर्गत भी आपको चीनी उद्योग मिलेगा। सूती उद्योग की बात करें तो 60 में, जो कि हाथरस, लखनऊ, मोदी नगर, इटावा, अलीगढ़ व नैनी जो कि इलाहाबाद के पास है, वहां पे सूती उद्योग मिलेगा। रेशमी वस्त्र की बात करें तो बनारस और इटावा में आपको मिलेगा रेशमी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग की 14 मिलें बताई जा रही हैं, जैसा कि कानपुर, लाल इमली, मिर्जापुर, भदोही, संत रविदास नगर, गोपीगंज बनारस, उसके बाद शाहजहांपुर, इलाहाबाद, आगरा और खमरिया में भी मिलेगा। जूट उद्योग 3 मिले कानपुर और सहज नवा गोरखपुर में। कांच उद्योग यानी कि कांच की चूड़ियां 90 कारखाने नैनी में है, बहजोई में है, सासनी में है, सिकोहाबाद जो कि फिरोजाबाद में है, फिर बालाबाली, बिजनौर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, रामनगर, बनारसी और हिरनगांव फिरोजाबाद। चूड़ियों के उत्पादन में फिरोजाबाद देश में अग्रणीय स्थान है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चूड़ियों में जो है जैसे कि अलीगढ़ है आपका, अलीपुर, ये सब चीजें ताला वगैरह के लिए फेमस है, ऐसे ही यहाँ पर चूड़ियों के लिए कौन सा फेमस हो गया आपका, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए देश में अग्रणी स्थान रखता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर चमड़ा उद्योग कानपुर, आगरा, सहारनपुर में आपको मिलेगा। जूता निर्माण में आगरा का अग्रणीय स्थान है। किसका? जूता निर्माण में आगरा का अग्रणीय। और आगरा एक चीज के लिए और फेमस है, आगरा के पेठे। प्रमुख उद्योग सीमेंट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी व कांच उद्योग आदि। प्रमुख हस्तशिल्प चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम, ये सब जो है हस्तशिल्प में यहाँ पर फेमस है। अब पर्यटन देखिए, ये जो है क्विक रिवीजन टाइप का मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई ये ना बोले कि इनका डिटेल बताइए, अभी क्विक है, डिटेल की जब सीरीज स्टार्ट होगी तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो जैसे कि है पिपरहवा, ठीक है, पिपरहवा, कौसाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर। कुशीनगर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, कुशीनगर किस लिए फेमस है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि कुशीनगर में ऐसा क्या हुआ था। चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झांसी, मेरठ, ये सभी जो है पर्यटन स्थल है। धार्मिक स्थल की बात करें तो जैसे काशी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, शक्तिपीठ हो गया, देवी मंदिर जो है, ये सब चीजें मेनली इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, काशी, प्रयागराज, बनारस, इलाहाबाद, ये सब चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। काशी बनारस जैसा हम बोलते हैं, इलाहाबाद में सभी संगम देखने जाते हैं, अयोध्या तो राम जी की नगरी है, और चित्रकूट वगैरह जो है ये जगह भी जो है धार्मिक स्थलों के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख लोकगीत की बात करें तो बिरहा, चैती, कजरी, फाग, रसिया, अल्लाह और पूरन भगत और भ्रतहरि, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है बिरहा लोकगीत, फिर उसके बाद रसिया लोकगीत, और एक और शायद भ्रतहरि भी जो है क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। बिरहा तो एकदम याद ही रखना है, बिरहा और रसिया। प्रमुख लोक नृत्य, तो लोक नृत्य में देखिए आपको याद रखना, चरकुला, चरमा, पंडव, पाई डंडा, थारू, धोबिया, राई और सैरा। तो देखिए चारकुला, पाई डांडा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चरमा भी याद रखना है, ये तीन चीज तो एकदम याद ही रखिए, चरकुला, चरमा और पाई डंडा। तो यहां पर जो ये था बहुत ही जल्दी मैंने बताया है, क्विक रिवीजन के तरीके से मैंने इसको पढ़ाया है। डिटेल में जब हम इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूपी कांस्टेबल के हिसाब से वीडियो बनाया गया है, आगे सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं वो आप ध्यान दीजिएगा और उसको देखिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कुशीनगर के बारे में तो वो आप जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जो भी होगा इसका अगला पार्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।